वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत मौजूद पावर के टॉपिक के ऊपर जो हमारे कंप्लीट लेक्चर्स हैं, इंक्लूडिंग मिशेल फुको के पावर के थ्योरी के कंप्लीट लेक्चर्स, ये सभी पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए या इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मिशेल फुको कहते हैं, पावर इज एवरीवेयर, पावर इज यूबिक्वस, पावर हर जगह मौजूद है। लेकिन मिशेल फुको का ये आर्ग्यूमेंट कि पावर इज एवरीवेयर, मिशेल फुको का ये आर्ग्यूमेंट हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मैच नहीं करता। हम नॉर्मली अपने लाइफ में पावर को हर जगह नहीं देखते हैं। हम पावर को सिर्फ उन स्पेसिफिक जगहों पर ही देखते हैं, उन स्पेसिफिक इंस्टांसेस में ही देखते हैं जहां कोई किसी दूसरे के लाइफ को लॉज, रूल्स, फोर्स या वायलेंस के माध्यम से कंट्रोल और डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्वेश्चन है कि क्या हकीकत में पावर हर जगह मौजूद है? इज इट रियली दैट पावर इज प्रेजेंट एवरीवेयर? इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम पावर को कैसे डिफाइन करते हैं। पावर को देखने का, पावर को डिफाइन करने का, पावर को समझने का हमारा नजरिया क्या है, अप्रोच क्या है। पॉलिटिकल थियरी में पावर के जो कन्वेंशनल डेफिनेशंस और थ्योरीज हैं, वहां पावर को एक एबिलिटी, एक कैपेबिलिटी या एक प्रिविलेज की तरह ट्रीट किया जाता है। इन कन्वेंशनल थियरीज के अकॉर्डिंग पावर एक एबिलिटी है, एक क्षमता है जो किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन में मौजूद होती है, और जिनके पास भी ये एबिलिटी होगी वो पावरफुल होंगे, और जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होगी वो पावरलेस होंगे। और जो पावरफुल है वो अपने इस एबिलिटी को यूज करके सोसाइटी के बाकी लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट करने में सक्षम होगा। नॉर्मली हम पावर को इस तरह एक हायरार्की के रूप में देखते हैं, जहां पावर एक स्मॉल ग्रुप के पास सेंट्रलाइज्ड होता है और ये स्मॉल ग्रुप हायरार्की के टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। हायरार्की में इस ग्रुप के नीचे जितने भी ग्रुप्स आते हैं वो पावरलेस होते हैं, और इस हायरार्की में पावर के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, टॉप डाउन होता है। रूल्स के माध्यम से, लॉज के माध्यम से, कानून के माध्यम से, पनिशमेंट के थ्रेट के माध्यम से, वायलेंस या फोर्स के यूज के थ्रेट के माध्यम से इस हायरार्की में जो टॉप में लोग मौजूद हैं वो इस हायरार्की के बॉटम में जो लोग हैं उनके ऊपर अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो पावर का जो कन्वेंशनल व्यू है वो हायरार्किकल है, वो टॉप डाउन है। यहाँ पावर लॉज और रूल्स के माध्यम से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। इसलिए इस कन्वेंशनल व्यू के अकॉर्डिंग पावर इज नॉट एवरीवेयर, पावर हर जगह मौजूद नहीं है। पावर लॉ गिविंग और लॉ इन्फोर्समेंट के डिस्क्रीट इंस्टांसेस में ही मौजूद होता है। इसलिए पावर के इस कन्वेंशनल व्यू को मिशेल फुको ज्यूरिडिकल पावर भी कहते हैं। मिशेल फुको के अकॉर्डिंग पावर का ये जो कन्वेंशनल व्यू है, ये जो ज्यूरिडिकल व्यू है, ये पावर के 3 मॉडल्स पर बेस्ड है। पहला है सोवरेनिटी मॉडल ऑफ पावर, दूसरा है कमोडिटी मॉडल ऑफ पावर, और तीसरा है रिप्रेसिव मॉडल ऑफ पावर। पावर का सोवरेनिटी मॉडल पावर के सोर्स की बात करता है। ये बताता है कि पावर कहां से आता है। सोवरेनिटी मॉडल के अकॉर्डिंग पावर हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडिविजुअल या किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में सेंट्रलाइज्ड होगा। पावर कभी भी डिस्पर्स्ड या डिसेंटर्ड नहीं होता सोवरेनिटी मॉडल ऑफ पावर के अकॉर्डिंग। पावर का कमोडिटी मॉडल पावर के ट्रांसफरेबल नेचर की बात करता है। कमोडिटी मॉडल के अकॉर्डिंग पावर एक प्रिविलेज है जिसे होल्ड किया जा सकता है, और क्योंकि पावर को होल्ड किया जा सकता है इसलिए पावर को एक कमोडिटी की तरह एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच ट्रांसफर भी किया जा सकता है। पावर का रिप्रेसिव मॉडल पावर के ऑपरेशन और पावर के इफेक्ट्स के नेचर की बात करता है। रिप्रेसिव मॉडल के अकॉर्डिंग पावर का नेचर हमेशा रिप्रेसिव होता है, मतलब पावर एक नेगेटिव फेनोमेना है जहां हमेशा लोगों के नेचुरल डिजायर को
रिप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। पावर के यूज से, पावर के ऑपरेशन से हमेशा लोगों के नेचुरल डिजायर्स को, उनके नेचुरल इंक्लिनेशंस को सप्रेस किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है। पावर का एक्शन हमेशा सब्सट्रैक्टिव होता है। रिप्रेसिव मॉडल के अकॉर्डिंग पावर का एक्शन हमेशा सब्सट्रैक्टिव होता है, मतलब पावर हमेशा लोगों को कुछ करने से प्रोहिबिट करता है। पावर हमेशा लोगों के स्कोप ऑफ एक्शन को लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। पावर के ये सभी कन्वेंशनल मॉडल्स इन अजम्पशंस पर बेस्ड हैं कि पावर इज नॉट एवरीवेयर। ओके, पावर हर जगह नहीं होता। पावर इज सेंट्रलाइज्ड। पावर कुछ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के पास मौजूद होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, और कुछ खास इंस्टांसेस में ही, कुछ खास सिचुएशंस में ही पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। और जब भी पावर एक्सरसाइज्ड होता है, तब पावर के एक्सरसाइज का जो नेचर है, जिनके ऊपर पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है, पावर के एक्सरसाइज का जो नेचर है वो हमेशा रिप्रेसिव होता है। ये इन कन्वेंशनल मॉडल्स के बेसिक अजम्पशंस हैं। मिशेल फुको के अकॉर्डिंग ये जो कन्वेंशनल व्यूज है पावर का, पावर के ये जो कन्वेंशनल मॉडल्स हैं, ये जो कन्वेंशनल थियरीज हैं, ये हमारे सामने पावर के कंप्लीट पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करते। देखिए, मिशेल फुको यहां ये नहीं कह रहे हैं कि ये कन्वेंशनल मॉडल्स गलत है या इनकरेक्ट है, नहीं। मिशेल फुको ये कहना चाहते हैं कि ये कन्वेंशनल मॉडल्स पावर के कंप्लीट पिक्चर को हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करते, पावर के कंप्लीट पिक्चर को हमारे सामने पेंट नहीं करते। मतलब सोसाइटी में जो टोटल पावर मौजूद है, ओके, सोसाइटी में जो टोटल पावर मौजूद है, उस टोटल पावर का बस एक स्मॉल पोर्शन ही, एक स्मॉल फ्रैक्शन ही इस कन्वेंशनल व्यू से, पावर के इन कन्वेंशनल मॉडल्स के द्वारा कवर किया जाता है। मिशेल फुको के अकॉर्डिंग सोसाइटी में और भी कई फॉर्म्स ऑफ पावर मौजूद हैं जो कि हमारे आंखों से हिडन होते हैं, जो कि इनविजिबल होते हैं। पावर और भी कई तरीकों से सोसाइटी में ऑपरेट करता है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम पावर के इन्फ्लुएंस में होते हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं चलता कि हम पावर के इन्फ्लुएंस में हैं। सोसाइटी में कई ऐसे फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन मौजूद है जहां खुद डोमिनेटेड अपने डोमिनेशन को लेकर अवेयर नहीं होते। मिशेल फुको कहते हैं कि पावर के इन हिडन और इनविजिबल फॉर्म को, डोमिनेशन के इन हिडन और इनविजिबल फॉर्म को पावर के ये जो कन्वेंशनल मॉडल्स हैं इनके द्वारा कैप्चर नहीं किया जाता। जो कन्वेंशनल थियरीज हैं वो पावर के इन हिडन फॉर्म्स को, इन हिडन ऑपरेशंस को एक्सप्लेन नहीं करते। इसलिए मिशेल फुको पावर के इन कन्वेंशनल मॉडल्स को पावर के एक ऐसे एनालिसिस से डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं जिस एनालिसिस के थ्रू हम पावर के हर हिडन फॉर्म को, हर इनविजिबल फॉर्म को अनमास्क कर सकेंगे। मतलब हम पावर के हर हिडन फॉर्म को, हर इनविजिबल फॉर्म को समझ सकेंगे, हम हर उस तरीके को समझ सकेंगे, हर उस टेक्निक को समझ सकेंगे जिनके थ्रू पावर सोसाइटी में ऑपरेट करता है। तो आइए देखते हैं कि मिशेल फुको के द्वारा दिया गया पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह मिशेल फुको पावर के कॉन्सेप्ट को रिकंसेप्चुअलाइज करते हैं। मिशेल फुको कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में पावर का नेचर सिर्फ रिप्रेसिव नहीं होता। मतलब पावर का यूज सिर्फ लोगों को डोमिनेट करने के लिए नहीं होता। मॉडर्न सोसाइटी में पावर प्रोडक्टिव भी होता है। पावर सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव फोर्स की तरह भी काम करता है। और पावर के इसी प्रोडक्टिव डायमेंशन को हाईलाइट करने के लिए मिशेल फुको मौजूदा मॉडर्न सोसाइटी में पावर का जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसे मिशेल फुको डिसिप्लिनरी पावर कहते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी में ज्यूरिडिकल पावर के साथ साथ पावर का एक और फॉर्म एग्जिस्ट करता है। पावर के इस फॉर्म को मिशेल फुको डिसिप्लिनरी पावर कहते हैं। इस डिसिप्लिनरी पावर की जो खासियत है वो है इस पावर का प्रोडक्टिव नेचर। डिसिप्लिनरी पावर सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव फोर्स की तरह काम करता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है कि ये डिसिप्लिनरी पावर सोसाइटी में किस चीज को प्रोड्यूस करता है। सोसाइटी में पावर के थ्रू, पावर के माध्यम से किस चीज को प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, यहां पर प्रोड्यूस करने का मतलब है किसी चीज को सोशली कंस्ट्रक्ट करना। जैसे हम किसी मीनिंग को, किसी आइडिया को या किसी ट्रेडिशन को या किसी वैल्यू को सोशली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह पावर के माध्यम से, पावर के एप्लीकेशन के थ्रू सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल को सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल with a particular type of desires, behaviors, tendencies, dispositions
is socially constructed through the application of power. पावर एक ऐसे व्यक्ति को प्रोड्यूस करता है, सोसाइटी में पावर एक ऐसे व्यक्ति को प्रोड्यूस करता है, मतलब सोशली कंस्ट्रक्ट करता है, जिसके भीतर वो डिजायर्स होंगे, वो इंक्लिनेशंस होंगे, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, वो टेंडेंसीज होंगे जो कि एक सोसाइटी में डिजायर्ड हो, मतलब जिन्हें एक सोसाइटी में नॉर्मल समझा जाता हो। मिशेल फुको कहते हैं कि हर सोसाइटी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जिन्हें सोसाइटी में नॉर्मल समझा जाता है, और क्योंकि इन्हें नॉर्मल समझा जाता है इसलिए ये बिहेवियर्स, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये टेंडेंसीज लोगों में डिजायर्ड होते हैं। मतलब हम ये चाहेंगे, सोसाइटी कलेक्टिवली ये चाहेगा कि सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनके भीतर ये सभी नॉर्मल बिहेवियर्स, ये सभी नॉर्मल टेंडेंसीज, ये सभी नॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट्स मौजूद हों। मिशेल फुको के अकॉर्डिंग रियल पावर इज नॉट अबाउट डायरेक्टिंग पीपल और आस्किंग पीपल टू बिकम सच नॉर्मल इंडिविजुअल्स, टू बिकम सच सोशली डिजायरेबल इंडिविजुअल्स थ्रू रूल्स और थ्रू लॉज। पावर का ये मतलब नहीं है, या पावर इस तरह से एक्ट नहीं करता कि हम रूल्स और लॉज के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट करें, लोगों से कहे कि आप वैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स बनिए जो कि सोसाइटी में डिजायर्ड है। नहीं, पावर इज नॉट अबाउट डायरेक्टिंग पीपल टू बिकम सच नॉर्मल इंडिविजुअल्स थ्रू लॉज और रूल्स। मिशेल फुको कहते हैं कि पावर इज अबाउट क्रिएटिंग सच नॉर्मल इंडिविजुअल्स, नॉट थ्रू लॉज और नॉट थ्रू रूल्स बट थ्रू नॉर्म्स एंड डिस्कोर्सेस। मिशेल फुको के अकॉर्डिंग सही मायने में पावर वो है जिसके थ्रू हम इस तरह के नॉर्मल इंडिविजुअल्स को, जिनके भीतर वो डिजायर्स होंगे, वो बिहेवियर्स होंगे जिन्हें सोसाइटी में नॉर्मल समझा जाता है, सही मायने में पावर इस तरह के सोशली डिजायरेबल, इस तरह के नॉर्मल इंडिविजुअल्स को सोशली कंस्ट्रक्ट करना है। सही मायने में पावर वो है, सही मायने में पावर वहाँ है जहाँ इस तरह के सोशली डिजायरेबल, इस तरह के नॉर्मल इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सोशली क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हर सोसाइटी चाहेगा कि उस सोसाइटी में ऐसे लोग हों जो कि चोरी ना करें, सोसाइटी में ऐसे लोग हों जो वही करें जो सोसाइटी में नॉर्मल समझा जाता है, और चोरी करना किसी भी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं होता। तो हर सोसाइटी चाहेगा कि सोसाइटी में ऐसे लोग हों जो चोरी ना करें। तो क्या हम चोरी के अगेंस्ट, स्टीलिंग के अगेंस्ट एक कानून बनाकर निश्चिंत हो सकते हैं कि लोग खुद ब खुद अपने बिहेवियर को इन कानूनों के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेंगे और चोरी नहीं करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। अगर हम चाहते हैं कि समाज में ऐसे लोग हों जो कि चोरी ना करें, तो ये सिर्फ एक कानून बना देने से पॉसिबल नहीं होगा कि स्टीलिंग इज प्रोहिबिटेड इन सोसाइटी। आप सिर्फ एक कानून बनाकर, एक नियम बनाकर इस चीज को इंश्योर नहीं कर सकते कि लोग सोसाइटी में चोरी नहीं करेंगे। रैदर हमें ऐसे लोगों को सोशली क्रिएट करना होगा, सोशली कंस्ट्रक्ट करना होगा। मतलब हमें लोगों में ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे डिजायर्स, ऐसे टेंडेंसीज, ऐसे इंक्लिनेशंस क्रिएट करने होंगे जो कि चोरी नहीं करने से रिलेटेड हो। हमें सोसाइटी में ऐसे लोगों को क्रिएट करना होगा, ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे सब्जेक्ट्स को क्रिएट करना होगा जो चोरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कानून उन्हें चोरी करने से रोकता है, पनिशमेंट का थ्रेट उन्हें चोरी करने से रोकता है, नहीं, बल्कि जो चोरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो चोरी करना ही नहीं चाहेंगे। दे विल हैव अ डिजायर नॉट टू स्टील, दे विल नॉट वांट टू स्टील। और ये जो डिजायर है, डिजायर नॉट वांट टू स्टील, इस डिजायर को सोसाइटी के प्रिविलेंट नॉर्म्स और प्रिविलेंट डिस्कोर्सेस के द्वारा सोसाइटी में रहने वाले लोगों के भीतर सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यहां हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप कोई शॉपिंग मॉल जाते हैं तो क्या आप इस इंटेंशन के साथ उस मॉल में जाते हैं कि आपको वहां जाकर चोरी करना है या चीजों को स्टील करना है? आंसर है नहीं। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, ओके, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो आपके भीतर स्टीलिंग का ये डिजायर होगा ही नहीं। इवन इफ उस शॉपिंग मॉल का सिक्योरिटी फीचर बहुत ही खराब है, वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तब भी आप वहां पर चोरी नहीं करेंगे। आप चोरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पनिशमेंट का या पकड़े जाने का डर होगा, नहीं, बल्कि आप चोरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप चोरी करना ही नहीं चाहेंगे। यू विल नॉट वांट टू स्टील। तो ये जो डिजायर है, वांटिंग नॉट टू स्टील, ये जो डिजायर है आपके भीतर, ये आपके आइडेंटिटी का, आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट होगा, ओके। और आपके भीतर इस डिजायर को सोसाइटी में मौजूद जो प्रेवलेंट नॉर्म्स हैं, जो डिस्कोर्सेस हैं,
उनके माध्यम से सोशली क्रिएट किया जाएगा। सिंस योर चाइल्डहुड यू विल बी टॉट by your parents, by your family, by your school, by your society that stealing is a bad thing. Stealing is not good. One should never steal. ये सभी चीज़ें आपको बचपन से सिखाई जाएंगी, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से ये चीज़ें आपको बचपन से सिखाई जाएंगी। Stealing is not good. इस बात को फिर आप धीरे धीरे समझेंगे और फिर आप इसे इंटरनलाइज कर लेंगे, इसे आप आत्मसात कर लेंगे, इसे इंटरनलाइज कर लेंगे और फिर वांटिंग नॉट टू स्टील, ये जो डिज़ायर है, ये जो बिहेवियर है, ये जो टेंडेंसी है, ये आपके पर्सनालिटी का, आपके आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाएगा, एक एस्पेक्ट बन जाएगा। तो आपकी ये जो सोशली डिज़ायरेबल पर्सनालिटी है ये खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, बल्कि इस सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी को पावर के द्वारा सोशली क्रिएट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पावर एक पर्सनालिटी को, हमारे सेल्फ आइडेंटिटी को कंस्टिट्यूट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। मिशेल फुको इसी कंस्टिट्यूटिव एस्पेक्ट को, पावर के इसी कॉन्स्टिट्यूटिव एस्पेक्ट को, पावर के इसी प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को हमारे सामने हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का जो सोशल कंस्ट्रक्शन है, इस तरह से सोसाइटी में लोगों के डिज़ायर्स, उनके सेल्फ आइडेंटिटी को इस तरह से जो क्रिएट किया जा रहा है, ये लॉज या रूल्स या थ्रेट ऑफ पनिशमेंट के थ्रू नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ पावर का यहाँ पर जो ऑपरेशन है, ये सब कुछ सोसाइटी में जो नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस मौजूद हैं उनके थ्रू हो रहा है। पावर यहाँ पर, दैट मीन्स पावर सोसाइटी में जो नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस मौजूद हैं उनके थ्रू एक्ट कर रहा है। तो सही मायने में पावर वहाँ पर एक्ट करता है जहाँ इस तरह के लोगों को सोसाइटी में क्रिएट किया जाता है। पावर का रियल एक्सरसाइज सोसाइटी में मौजूद जो लोग हैं उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए होता है। और ये जो डिसिप्लिन करने का काम है, ये काम आप कमांड के माध्यम से या कानून के माध्यम से या नियम के माध्यम से नहीं कर सकते। पनिशमेंट के फियर से, वायलेंस या फोर्स के फियर से लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे। जब तक पनिशमेंट का डर होगा तब तक लोग आपको ओबे करेंगे, लेकिन जैसे ही पनिशमेंट का डर खत्म हुआ, जैसे ही कानून की नज़र लोगों से हटी, तो लोग फिर वही करेंगे जो उन्हें करना होगा। तो डिसिप्लिनरी पावर लोगों के ऊपर एक इनविजिबल तरीके से एक्ट करता है। ओके, लोगों को खुद पता नहीं चलता कि उन्हें एक पर्टिकुलर तरीके से डिसिप्लिन किया जा रहा है। उनके बिहेवियर, उनके डिज़ायर्स, उनके वेरी आइडेंटिटी और सब्जेक्टिविटी को सोशली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, सोशली क्रिएट किया जा रहा है। इस बात का अवेयरनेस खुद लोगों को भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग हर वक्त सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके से डिसिप्लिन हो रहे होते हैं। और ये जो डिसिप्लिनरी पावर है, ये जो एक्ट ऑफ डिसिप्लिनिंग पीपल, ये जो डिसिप्लिनरी पावर है, ये सोसाइटी में जो प्रिवेलेंट नॉर्म्स और प्रिवेलेंट डिस्कोर्सेज है उनके थ्रू ऑपरेट करता है। ये नॉर्म्स और ये डिस्कोर्सेज ही पावर के रियल व्हीकल होते हैं। ओके, पावर फ्लोज इन सोसाइटी थ्रू दीज नॉर्म्स एंड डिस्कोर्सेज। और ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो डिस्कोर्सेस हैं, ये हर जगह मौजूद होते हैं। ये हमारे लैंग्वेज में मौजूद होते हैं, ये हमारे कल्चर में मौजूद होते हैं, ये हमारे शब्दों में मौजूद होते हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है उन ट्रेडिशंस में मौजूद होते हैं। हम जिस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं उन बातों में भी ये नॉर्म्स, ये डिस्कोर्सेस मौजूद होते हैं। तो ये सभी चीज़ें सोसाइटी में, लैंग्वेज, सिंबल्स, वर्ड्स, मीनिंग, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, हर कुछ इन नॉर्म्स, इन डिस्कोर्सेस का कैरियर होता है, इन नॉर्म्स, इन डिस्कोर्सेस का व्हीकल होता है। क्योंकि ये चीज़ें सोसाइटी में हर जगह मौजूद होती हैं, इसलिए ये नॉर्म्स और ये डिस्कोर्सेस भी सोसाइटी में हर जगह मौजूद होते हैं। और क्योंकि नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस पावर के ही एक व्हीकल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर भी सोसाइटी में हर जगह मौजूद होता है। पावर इज एवरीवेयर। पावर इज एवरीवेयर का मतलब ये नहीं है कि पावर सोसाइटी में हर किसी के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर कोई पावर को पोजेस करता है, दैट ऑल आर पावरफुल। नहीं, पावर इज एवरीवेयर का मतलब ये नहीं है। पावर इज एवरीवेयर का मतलब है कि सोसाइटी में पावर हर जगह से आता है। नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस के थ्रू पावर हमारे सोशल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। और जहाँ जहाँ ये नॉर्म्स, जहाँ जहाँ ये डिस्कोर्सेस मौजूद होते हैं, और जहाँ जहाँ इन नॉर्म्स, इन डिस्कोर्सेस के सिंबल्स मौजूद होते हैं, जहाँ जहाँ इन नॉर्म्स और इन डिस्कोर्सेस के कैरियर्स मौजूद होते हैं, पावर वहाँ पर होता है। इसलिए पावर इज एवरीवेयर। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो नॉर्म्स और ये जो डिस्कोर्सेस हैं, ये जो नॉर्म्स, ये जो डिस्कोर्सेस हैं, ये लोगों के ऊपर किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से ये नॉर्म्स और ये डिस्कोर्सेस सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशली डिजायरेबल इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशली डिजायरेबल पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पावर और नॉलेज के बीच मौजूद उस रिलेशनशिप को समझना होगा जिस रिलेशनशिप की बात मिशेल फुको करते हैं। देखिए, नॉलेज का संबंध उन चीजों से है जिन्हें एक सोसाइटी में ट्रू माना जाता है, उन फैक्ट्स, उन डिस्क्रिप्शंस, उन एक्सप्लेनेशंस से है नॉलेज का संबंध जिन्हें एक सोसाइटी में ट्रू माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, राइट माना जाता है, सही माना जाता है। नॉलेज इज व्हाट इज ट्रू, what is considered true in a society, what is considered right in a society, what is considered normal in a society. All these statements of truth and normality constitute what we call knowledge. अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कौन ये डिसाइड करता है कि ट्रू क्या है, कौन ये डिसाइड करता है कि एक सोसाइटी में ट्रुथ का डेफिनेशन क्या होगा, ट्रुथ हम किसे कहेंगे, नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होगा, नॉर्मल हम किसे कहेंगे, राइट का डेफिनेशन क्या होगा, राइट हम किसे कहेंगे। हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट इज ट्रू इन अ सोसाइटी, व्हाट इज ट्रुथ इन अ सोसाइटी, व्हाट इज नॉर्मल और व्हाट इज राइट इन अ सोसाइटी। जिनके पास भी ये डिसाइड करने की क्षमता होगी कि ट्रुथ क्या है, व्हाट इज ट्रू इन अ सोसाइटी, व्हाट इज राइट इन अ सोसाइटी, हकीकत में पावर उन्हीं के पास मौजूद होता है। सो पावर क्रिएट्स नॉलेज, ओके, पावर क्रिएट्स नॉलेज। लेकिन नॉलेज को क्रिएट कर देने के बाद, ये बात भी आपको यहां पर समझना है कि नॉलेज को क्रिएट कर देने के बाद सोसाइटी में पावर इस नॉलेज के थ्रू ऑपरेट करेगा। सोसाइटी में पावर नॉलेज बनाने वाले के थ्रू नहीं, बल्कि खुद नॉलेज के थ्रू ऑपरेट करता है, उनके थ्रू नहीं जो नॉलेज को बनाते हैं, ओके, जो ये डिसाइड करते हैं कि ट्रुथ क्या है, ट्रू क्या है, नॉर्मल क्या है, राइट क्या है, उनके थ्रू पावर ऑपरेट नहीं करता। पावर खुद इन नॉलेज के थ्रू ऑपरेट करता है। जब सोसाइटी में ये नॉलेज आ जाते हैं, जब ये नॉलेज डिस्पर्स होने लगते हैं, तो पावर खुद इस नॉलेज के थ्रू ऑपरेट करता है। मिशेल फुको कहते हैं कि नॉलेज पावर का ही एक फॉर्म है, नॉलेज पावर का ही एक फॉर्म है, पावर का ही एक इफेक्ट, पावर का ही एक मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये नॉलेज फिर पावर को क्रिएट भी करता है। और नॉलेज पावर को क्रिएट कैसे करता है? देखिए, नॉलेज हमें बताता है, नॉलेज हमें बताता है कि सोसाइटी में क्या ट्रू है, क्या सही है, किसे हम ट्रुथ कहेंगे, किसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेजीम ऑफ ट्रुथ को एस्टैब्लिश करता है। और ये जो रेजीम ऑफ ट्रुथ है, ओके, ये जो रेजीम ऑफ ट्रुथ है, ये फंक्शन कैसे करता है? ये रेजीम ऑफ ट्रुथ सोसाइटी में जो नॉर्म्स मौजूद हैं, जो डिस्कोर्सेस मौजूद हैं, उनके माध्यम से ये फंक्शन करता है। क्योंकि जो नॉर्म्स है, जो डिस्कोर्सेस हैं, वो भी हमें यही बताते हैं कि समाज में, सोसाइटी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। तो इन नॉर्म्स और इन डिस्कोर्सेस के थ्रू ये जो रेजीम्स ऑफ ट्रुथ है, ये रेजीम्स ऑफ ट्रुथ फंक्शन करता है। और ये रेजीम्स ऑफ ट्रुथ कहाँ से आता है? ये आता है नॉलेज से। जिस तरह से नॉलेज को सोसाइटी में कंस्टिट्यूट किया जाता है, जिस तरह से नॉलेज को सोसाइटी में क्रिएट किया जाता है, वहाँ से ये रेजीम्स ऑफ ट्रुथ एस्टैब्लिश होता है। और ये जो रेजीम्स ऑफ ट्रुथ है, ये सोसाइटी में मौजूद नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस को अफेक्ट करता है। और अल्टीमेटली ये जो रेजीम्स ऑफ ट्रुथ है, ये जो नॉर्म्स है, ये जो डिस्कोर्सेस हैं, ये सोसाइटी में मौजूद जो लोग हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं। उनके भीतर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेंडेंसी, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट को डेवलप करते हैं। ये कैसे होता है? ये दो तरीकों से होता है। पहला, लोग अपने आप को सोसाइटी में सेल्फ करेक्ट करते हैं, लोग अपने आप को सेल्फ पुलिस करते हैं ताकि लोग अपने डिजायर्स,